नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं, मरकज का बयान। नीतीश राणे को किसी भी वक्त किया जा सकता है गिरफ्तार, अहम खबर। और आपके सीएम चेहरे का कल हो सकता है ऐलान, पंजाब से अहम ये खबर। और दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। इसी तरह से लगातार बढ़ाई जाएंगी बसों की तादाद। और नालंदा में जहरीली शराब का कहर एक बार फिर। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, नीतीश राणे को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बेहद अहम खबर ये हम आपको दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। मुबैना कत्ल से जुड़ा ये मामला है और मरकजी वजीर नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। मुबैना कत्ल के केस में नीतीश राणे को पेशगी जमानत नहीं मिली है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, बेहद अहम ये खबर आ रही है, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई हो सकती है? बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है नीतीश राणे के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कनकोली पुलिस स्टेशन है, जहां पर संतोष परब जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उन पर जान से मारने का प्रयास है। एफआईआर जो है नीतीश राणे के खिलाफ दर्ज की गई थी पुलिस की तरफ से और मामला जांच से शुरू किया गया था। सबसे पहले नीतीश राणे ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंधुदुर्ग के जो सेशंस कोर्ट है वहां पर अपनी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दी थी, जिसे उस अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद नीतीश राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर ये एप्लीकेशन दी कि उन्हें जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस होने के बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नीतीश राणे को इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। उनके अग्रिम जमानत को रिजेक्ट कर दिया गया है और पुलिस की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाने का आदेश जो अदालत की तरफ से दे दिया गया है। बशर्ते देखिए, कानून के जो जानकार होते हैं, इसी तरह से नितिन प्रधान ने जो नीतीश राणे के वकील है, उन्होंने इसी फैसले पर 2 हफ्ते का रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की है, ताकि जो कानूनन लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ाई वो अपनी पूरी कर सके। बशर्ते उस पर अभी अदालत में बहस जारी है। क्या 2 हफ्तों का समय मिलता है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के लिए, सबसे बड़ी बात होगी। और नहीं मिलता है तो आगे पुलिस की कार्रवाई किस एंगल में होगी, किस पैरामीटर से की जाएगी पुलिस की तरफ से कार्रवाई, वो देखने वाली बात होगी। और प्रशांत, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर सियासत भी रियासत में गर्मा जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि शिवसेना और राणे फैमिली आमने सामने थी, चाहे वो नारायण राणे की बात की जाए या फिर नीतीश राणे की बात की जाए या शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे की बात की जाए या फिर अनिल परब की बात की जाए। तो हमने देखा है कि इनके जो लड़ाइयां हैं ईगो से लेकर के राजनीतिक दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन कानूनन जो प्रक्रिया है उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, जहां से नीतीश राणे को किसी प्रकार की राहत अभी तक नहीं मिली है। हाँ, 2 हफ्ते का जो समय मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, क्या वो हाई कोर्ट से उनसे मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और नहीं मिलती है तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने वाली अहम होगी
क्या नीतीश राणे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाता है तो जांच में ये पाया जाएगा कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और नाज़रीन, एक और अहम खबर आपको दे दें, कोरोना के ताल्लुक से है ये अहम खबर। कोरोना के ताल्लुक से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। और आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं है। इसी के ताल्लुक से हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला समझा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी जो है सेंटर ने दी है? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका एवरा फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया था कि जो दिव्यांग जन हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए और उनके लिए सरकार व्यवस्था करे। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है और ये बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हिना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बोली है, वो ये कहा है कि बिना सहमति के कोरोना वैक्सीन किसी को नहीं लगाई जा रही है। एक बड़ा सवाल था और लगातार जो याचिकाकर्ता थे वो ये कह रहे थे कि सरकार जबरन अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए जबरदस्ती वैक्सीन लगा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऑन रिकॉर्ड अपने हलफनामे में ये कहा है कि बिना सहमति के सरकार किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगा रही है। हर व्यक्ति का कंसेंट जरूरी है और इसीलिए बिना किसी व्यक्ति के कंसेंट के किसी भी एक भी व्यक्ति को वैक्सीनेट नहीं किया गया है। ऐसी सबसे बड़ी बात, चूंकि लगातार कुछ बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, उन्होंने विरोध जताया और ये कहा कि हर व्यक्ति का अपना राइट है, अगर उसको लगता है कि उसको वैक्सीन लगवाना है तो वो लगवाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि वो वैक्सीन लगवाए। और अब केंद्र सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि बिना किसी व्यक्ति के सहमति के सरकार वैक्सीन नहीं लगा रही है। अगर जरूरत पड़ेगी, कमोडिटी अगर रहेगी, बॉडी में सीवियर स्थिति नहीं होगी तो निश्चित रूप से वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी भी एक बड़ा आंकड़ा हिना अगर देखा जाए भारत में तो है जो वैक्सीन नहीं लगवाया है और इसीलिए सहमति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑन रिकॉर्ड हलफनामा के दाखिल करके ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को बताई है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं है। नाज़रीन, हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको रोकने के लिए दिल्ली हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम भी उठाए गए हैं। इसी समय में कोशिश की गई है इलेक्ट्रिक बसों की भी। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। एलजी भी इस वक्त मौजूद रहे। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में हम जो AQI है वो लगातार हम मुतासिर होते देख रहे हैं, उस सिमत में ये बेहद अहम माना जा रहा है इलेक्ट्रिक बसों का इस तरह से दिल्ली की सड़कों पर उतरना। और ये सिर्फ आज नहीं है बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मुतारफ करवाया जाता रहेगा। पहली दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा जब बस चली ना तो इसमें आवाज आती और एक जरा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए राशन में चोरी के मामले में राजगढ़ में अवामी स्टेज से एक साथ 3 फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई किए जाने को लेकर अब एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। वज़ीर आला के जरिए 3 फूड इंस्पेक्टर पर मुअत्तल करके एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को हुकूमत के जरिए जहां इंतजाम में शफाफियत लाने के लिए एक बड़े कदम से ताबीर किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने इसे महज एक नौटंकी से ताबीर किया। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना के वजीरों और बड़े अफसरान की बदउनवानी जग जाहिर है, लेकिन सीएम के जरिए काबीनी वजीरों और बड़े अफसरान को छोड़कर सिर्फ छोटे मुलाजमीन पर कार्रवाई करके इस तरह से वाहवाही लूटी जा रही है। कांग्रेस ने हुकूमत से काबीनी वजीरों और बड़े अफसरान पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाटक नौटंकी करने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, जनता के बीच में तालियां लूटने की कोशिश की जाती है। अगर मुख्यमंत्री जी अनियमितताओं पर इतने ही गंभीर हैं तो बड़े अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर पर कार्रवाई करें, प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई करें जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये केवल नाटक नौटंकी करते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का तंत्र इस कदर चल रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार का हिस्सा भेजा जाता है। आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए नाटक नौटंकी की जाती है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पर बयानात सामने आते रहे और अब एक बड़े अवामी स्टेज से इस पर कार्रवाई भी सीएम के जरिए की गई, लेकिन इस पर भी सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ कहना है अपोजिशन का? हाँ है ना, इसकी वजह यह है कि हुकूमत के जरिए जो कार्रवाई की गई है वो अवामी स्टेज से कार्रवाई करने का ऐलान किया गया। और जाहिर सी बात, अगर जो है वज़ीर आला खुद ये मानते हैं कि राशन सभी तक, गरीबों तक, जो ज़रूरतमंद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो अगर फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो उस जिला का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है कलेक्टर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और फिर उस महकमे के जो वजीर है उसके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? कांग्रेस का मुतालबा यही है कि कांग्रेस ने इस मामले को, अगर हम बात करें, कोविड में कई जगह पर जो है इस मामले को लेकर एहतजाज किया है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद मरकज से जो है फीकस जो है 5 किलो जो है राशन भेज रहे हैं और मध्य प्रदेश हुकूमत दे रही है, तो 10 किलो अगर राशन आ रहा है और राशन की दुकानों से फी शख्स जो है अगर 10 किलो अनाज नहीं मिल रहा है तो राशन की दुकानों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो निज़ाम जहां से शुरू होता है, जो महकमा है, उनके खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वज़ीर आला ने इस तरह के जो है स्टेज से जो है अगर कार्रवाई की है तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला चाहते हैं कि शफाफियत हो और अगर कहीं पर किसी भी तरह की बदउनवानी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसी तरह से की जाती रहेगी, है ना। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम मामले पर। अब क्या कुछ बयान सामने आता है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, इस बार आम आदमी पार्टी यूपी के असेंबली इंतखाबात में भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। 2017 के पहले बलदियाती इंतखाबात में 110 वार्डों में से 95 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीते एक भी नहीं थे। इसी तरह 2019 के इंतखाबात में डॉक्टर महमूद रहमानी को आपने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी हार गए थे। में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी जो प्रत्याशी हैं आर्य नगर विधानसभा से, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश के लेवल की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए तो किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता उनको समर्थन दे रही है, मानिए कि केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराएंगे।
वादों की बात की जाए सर, वादों में जिस तरह से बिजली मुफ्त और भत्ते की कई उसमें आप लोगों के पार्टी ने वादे किए हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो तकरीबन 26 करोड़ है, तो कैसे वो मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि वादे, हम वादे नहीं, हम संकल्प लेते हैं। आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जो भी संकल्प लिया है उसको जनता के सामने खरा उतारा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि किन मुद्दों के साथ और किन वादों के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। ये तो रही कानपुर की बात। इसी तरह से पंजाब से भी खबरें हैं, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया है। आम आदमी पार्टी कल 12 बजे पंजाब में वज़ारत आला के ओहदे के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। आपको बताएं कि 14 फरवरी को पंजाब में 117 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात होने हैं। अरविंद जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी, सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अभी दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। कल बताएंगे। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। बिहार से एक अहम खबर। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब का कहर जारी है। आज मजीद 2 अफराद की मौत की खबर है। इस तरह से 3 दिनों में अब तक जहरीली शराब से 13 अफराद की हलाकत की खबर है। इस हवाले से छोटे पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। छापे में भारी मकदार में देसी शराब बरामद हुई है। अस्थावा से शराब स्मगलर को गिरफ्तार भी किया गया है। ये पहाड़ी एरिया में लगातार एवं अन्य क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग छापामारी सर्च ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में अभी 1 मिनट रुकन हम करेंगे। काफ़ी जो देसी शराब है इसकी बरामदगी हुई है, तो कल हम लोग अभी तो थाना ले जा रहे हैं और इसमें जो भी संलिप्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। लगातार छापामारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू तकरीब के दौरान एक बार फिर कई लोग जख्मी हुए हैं। इसमें तमिलनाडु पुलिस का एक जवान भी शामिल है। जख्मियों को मदुरई जिले के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताएं कि रियासत में हर साल बैलों के साथ ये खतरनाक खेल खेला जाता है। कई लोग जान की बाजी हार चुके हैं। हर साल बहुत से लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं। चंद दिन पहले ही मदुरई में ही मुनक्किदा जल्लीकट्टू तकरीब के दौरान एक 18 साल के नौजवान की मौत हो गई थी। ये नौजवान इस तकरीब में बतौर तमाशाई मौजूद था कि एक बैल ने आकर उसे पीटा, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए। और अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कार्यकर्ताओं ने जो इनकी मदद की और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने, जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुकाई दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा
कि तेजिंदर बिर्ग जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बिर्ग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। एक बासलाहियत की पहचान छोटी उम्र से होती है। यही बात हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की पहली किस्म में देखी है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं, और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे। मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असलन नाम पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। और बिरजू महाराज के इंतकाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके अपने इस दुख का इजहार किया और कहा कि उनके इंतकाल से फ़न के शोबे में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने भी पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि खुसूसी सलाहियतों के हामिल कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल से गहरा दुख पहुंचा है। उनके इंतकाल से फ़न और सक़ाफ़त की दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ है। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर रंजो गम का
इजहार किया और लिखा कि उनका जाना फ़न की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।